उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ की ये सुरम्य वादी। आइडल टॉक विद दीप्ति के थर्ड एपिसोड में हम आए हैं एक ऐसे कलाकार से मिलने उनके पैतृक आवास पर, जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से अपना नाम, पिथौरागढ़ का नाम और उत्तराखंड का नाम पूरे देश विदेश में मशहूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत पांडे जी की, जिन्होंने जस्ट इमेजिन कहते हुए अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। आज आइडल टॉक विद दीप्ति के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे श्री हेमंत पांडे जी के साथ। सबसे पहले तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आइडल टॉक विद दीप्ति के थर्ड एपिसोड में हम यहाँ पर इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मशहूर सिने कलाकार श्री हेमंत पांडे जी का। और आज का यह अवसर बहुत ही खास है क्योंकि आज इन्हें उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस अवसर पर आपके क्या विचार हैं? मुझे जो ये अवार्ड मिला, मैं उस अवार्ड को अपने गांव को समर्पित करने के लिए आया हूं। अपने माता पिता के माध्यम से उन बुजुर्गों के साथ ये जो आयोजन आज मैंने किया, अपने गांव के हर व्यक्ति के साथ मैं रहा, तो मैं अपने गांव को, अपने इष्ट देवता को, अपने गांव के हर निवासी को धन्यवाद देने आया हूं कि देवभूमि के इस गाँव में मेरा जन्म हुआ, इसका मुझे अवसर मिला। वो सब के लिए मैं थैंक्स बोलने के लिए। जी सर, तो इस शो का पहला जो सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव बाभे से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना, ये सफर आपका कैसे रहा? देखिए, मुझे लगता है हर आदमी की अपनी एक जिंदगी होती है, एक अलग ट्रैवलिंग होती है। उस ट्रैवलिंग से वो उस लक्ष्य तक जाता है जहाँ वो जाना चाहता है, और वो सब निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो चाहता क्या है। आप जो चाहते हो, अगर आप उसी पर आप एनर्जी लगाते हो तो वो उसका आपको मिलना तय है। उसके पीछे आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। वो जब भाव शुद्ध होता है तो जो आप चाहते हो इस दुनिया में आप क्रिएट कर सकते हो, पा सकते हो। तो इसका मतलब कि ये पैशन कहीं ना कहीं भीतर से आपके था? हाँ, बिल्कुल था भाव, बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लगता था कि और कहीं मेरी जगह ही नहीं है। तो शायद वो ऊर्जा की वजह से, बाकी सब चीज़ों का ज्ञान न होना और इस चीज़ पर अपने आप को केंद्रित करने की वजह से वो और चीज़ों का ज्ञान हो जाता तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सिर्फ फोकस एक ही जगह था, तो वो E = MC² वाली पद्धति जीवन में भी काम आती है हर व्यक्ति के, कि जैसा सोचते हैं वैसा हमारा दिमाग वाइब्रेट होता है। उस वाइब्रेशन से जो है एक पदार्थ की स्थिति, ऊर्जा पैदा होने के बाद एक पदार्थ बनता है। तो वही चीज़ जीवन में भी लागू होती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपना जीवन बना सकते हैं। सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी, ये पूछती हूँ आपसे कि आज से 30-32 वर्ष पहले जब बहुत ही अभाव में लोग रहा करते थे, हमारे घर पे एक टेलीफोन भी नहीं होता था और बाद में जब लैंडलाइन भी आया तो लैंडलाइन को पिक करने के लिए भी वहाँ पर धक्का मुक्की होती थी। हाँ। तो ऐसा जीवन हमने जिया है। आपने जिया है, बिल्कुल, लेकिन हमने उससे भी पीछे वाला जिया है। टेलीफोन होना तो हमारी कल्पना भी नहीं थी कि हमारे घर टेलीफोन आएगा, क्योंकि हम उसको डिजर्व करते हैं या वो चीज़ हम पा सकते हैं, ऐसा थॉट पैदा ही नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे फोन आया या टीवी आया, तो हमारे घर में तो टीवी था नहीं, तो हम दूध, थोड़ा अमीर लोग जो थे उनके घरों में दूध, छाछ, ककड़ी, लौकी ऐसा दे आते थे ताकि हमें जो है सम्मान मिले, बैठने को जगह मिले, टीवी देखने के लिए। तो वो एक होता था। टेलीफोन तो दूर दूर तक हमारे यहाँ नहीं था। हमारे पड़ोस में था, वो मुन्नी दी जो खाती जी हैं, उनके घर में फोन था। मैं दिल्ली से आई, वो 15, 18, 20 रुपए ऐसे कुछ लगता था, उस पर फोन करता था कि उनको बुला दो, फिर वो आएंगे। हो सकता है वो कभी बुलाएं, हो सकता है ना। वो एक दौर देखा। उसके बाद पेजर एक सिस्टम आया, वो रहा। फिर धीरे धीरे वो चीजें अपने घरों में भी आने लगी। तो वो जैसा हर एक के साथ हुआ, मोबाइल के साथ भी यही हुआ कि पहले बॉम्बे में हमारे बड़े बड़े कलाकारों के पास था वो बहुत, जब नया नया आया, तो जब उनका फोन आता था तो शूटिंग रुक जाती थी कि अरे फोन आया मोबाइल पे। हम लोगों की बड़े एक्साइटमेंट होकर देखते थे। आज वो सामान्य से हो गई ये बात, क्योंकि आप हल चलाते हुए भी जो है फोन में बात कर सकते हैं। तो वो टेक्निक सबको फायदा हुआ है, हमको भी हुआ है। सर, तो मैं उसी प्रश्न पर दोबारा लौटूंगी कि उस समय के लोगों ने बहुत अभाव देखा था, उस समय के बच्चे बहुत ही अभाव वाला जीवन उन्होंने जिया था। तो आपने किसी इंटरव्यू में शायद अपनी ये बात कही थी कि अभाव में ही प्रभाव है। बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप विस्तारपूर्वक समझाइए। आप देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास सब कुछ खाने को है, तो उसके पास
कुछ और चीजें की डिमांड होती है, क्योंकि कोई चीज थमती तो है नहीं, एक से एक चीजों के आपको दिखने को मिल रही है, दुनिया में विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। तो आपका अगर अभाव है, अभावग्रस्त जीवन, वो हर बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, जे थले तकलीफ छ, गरीबी छ, खराब दिन छ, विपत्ति वाले टाइम छ, परिवार में माहौल खराब छ, ये अभाव को प्रभाव पड़ छ कि वो चीज आपको आगे ले जाने के लिए सहायक बनती है। बुरा जीवन में कुछ होता ही नहीं है, हर बुराई में अच्छाई छुपी रहती है। ये आपके समझने का फेर है, या उसमें कितना समय लगता है किसी बात पे आपको ये समझने में कि यार वो मेरे साथ बुरा हुआ, ये 10 साल बाद किसी को पता लगता है कि आज जो बुरा हुआ उसका अच्छा हुआ, या किसी को तुरंत पता लग जाता है, या कोई पूरी जिंदगी इसी बात पे अपनी बर्बाद कर देते हैं, एक विचार में अटक कर। जिंदगी परिवर्तन का नाम है, प्रकृति परिवर्तन का नाम है। तो हर चीज में आप मूव करते रहिए, हर हाल में खुशी का भाव जब हमारे जीवन में आ जाता है, संतुष्टि का भाव हमारे जब जीवन में आ जाता है, तो वहां से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। फिर इसके आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप देश विदेश और दुनिया जहान घूमे हुए हैं, तो आप आज क्या देखते हैं कि पहाड़ के बच्चों में और बाहर के बच्चों में क्या अंतर है, या कुछ समानता आई है, कुछ विकास यहाँ के बच्चों का हुआ है? देखो, आज एक तरह का विकास तो हर बच्चे में हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, तो हर बच्चा, चाहे वो लंदन का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, मेरे गांव पाभे का हो, उसकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। आज किसी भी व्यक्ति को ज्ञान बांटने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह इतने ज्ञान की बातें एक दूसरे को लोग देते हैं व्हाट्सएप पे, तो ज्ञान को तो किसी को बात ही नहीं करनी है। अब उस ज्ञान को जीवन में लाने का अवसर है, तो वो चीज जो है अब अप्लाई करते हैं तो वो जीवन में आता है। लेकिन पहाड़ के बच्चे में ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इम्यून पावर अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, और प्रकृति के साथ रहता है, हिमालय देखता है, पहाड़ देखता है, नदी देखता है, तो उसकी कल्पनाएं बहुत सारी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं इस गांव में, इसी जगह पे 4 साल मैंने गांव में पढ़ाई की है, नीचे पांचते गांव है, वहाँ पढ़ने जाते थे और गेहूं भी लेके जाते थे कि वो पिसा के रात को शाम को स्कूल से आए और वो भी करें। फिर बास्ते में मैंने वहाँ पढ़ाई की, बांस में, तो वहाँ भी ये होता था कि हमारा स्कूल भी है और खेत के काम भी है, मडवा वो उसके बांज के ठूंठ भी लाने हैं, हत्ते ठंगारे जो हैं वो भी लाने हैं, और खेत का काम भी करना है, चाय देने भी जाना है, और वो दालों का चूटना कूटना, फसल का वो करना, वो सब जो है मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। उस वजह से मैं कल्पना कर पाया जीवन में कि मैं कैसा करूं, क्या करूं। वो ख्वाब जो मैंने इस जगह पे देखे, उन ख्वाबों को मैं आज साकार कर पाया, और ये अभाव का ही प्रभाव है। मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी पहाड़ की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं ने क्या करना चाहिए, या इसको किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं? ये बात आप बड़े अच्छे बोलती हैं, और मैं इसका जवाब हमेशा एक ही बोलता हूँ कि कोई भी कला या कोई भी संस्कृति को बचाने बनाए रखने के लिए सरकार की नहीं बल्कि संस्कार की आवश्यकता होगी। वो चीज़ हमारे भीतर होगी। जैसे मैं अब यहाँ की मिट्टी, इस गाँव की मिट्टी मेरे बॉम्बे में है, वहाँ मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसमें चल मोड़ा 3 पत्ते वाला हाथ होना, उले लग जाए, तो मैं उले नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे गाँव का उसमें भी पानी डालता हूँ, मुझे उससे लगाव होता है। उसी मिट्टी को मैं भगवान मानता हूँ, उसी मिट्टी ने मुझे यहाँ पहुँचाया। तो जिंदगी E=mc² ही है, जो जैसा सोचता है उसका वैसा जीवन है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उत्तराखंड के युवा जो है, चाहे वो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, लंदन में है, या बड़े शहरों में है, या अपने गाँव में है, युवाओं से हमें बहुत उम्मीद है। चाहे वो सरकारी ओहदे पे हों, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे गांव का किसान हो, चाहे गांव का मतदाता हो, युवा ही परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर भी जब DM SDM बनता है तो शुरू के 5 साल वो बहुत प्योर रहता है, उसकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो जिस जगह उसका प्रमोशन होता है, जिस जगह उसका ट्रांसफर होता है, उस जगह वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से हीरो बन करके वो सारे ऑफिसर, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे बाकी जगह, वो यूथ IAS के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे ग्राम प्रधान के रूप में हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन समस्या अब जो मैंने देखी है, जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा कि 5-7 साल के बाद जो है करप्शन का शिकार हो जाते हैं वो, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर ऐसा वो घुस जाते हैं, सचिव बनने के लेवल तक वो पूर्ण रूप से करप्ट हो चुके होते हैं। फिर उनको न राज्य के, मैं इस राज्य का हूँ, मैंने शपथ ली थी, मैंने ये पढ़ाई की थी, मैं वो हूँ,
या मैं किस संस्कार का हूँ, किस माता पिता के संतान हूँ, वो उनको खत्म हो जाता है, वो भाव खत्म हो जाता है। इसके लिए उनका करप्शन का भाव बढ़ता है। और वो चाहें तो एक दिन में देश बेच दें, वो चाहें तो एक दिन में देश से हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्वतखोरी को खत्म कर दें। क्योंकि ऑफिसर या आईएएस या जो सचिव हैं वो लंबे समय से एक ही काम को करते आ रहे हैं। नेता 5 साल के लिए बनता है, नेता को तो कब कौन घुमा दे आपको पता ही नहीं। नेता तो छाती फोड़ चौड़ी करके आज ये काम नहीं हुआ, ऐसे कर देगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपको कब कैसे मोड़ दिया है। तो क्योंकि वो सिस्टम में इतना जुड़े हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम ऑफिसर को प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि रिश्वतखोरी को खत्म करने में उत्तराखंड में आपका ही योगदान है। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। आप इस बात को यकीन ना हो तो आजमा के देखिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा अंतिम सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड के युवा थिएटर में अगर अपना कैरियर बनाना चाहे तो क्या संभावनाएं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, थिएटर तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए, करना चाहिए। जो नहीं कर सकता उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का, जैसे हम योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र, मूल, पूजा पाठ के संस्कार बच्चों को देते हैं, वो संस्कार हर व्यक्ति के घर में अपने परिवार में जाने चाहिए। नाटक नहीं भी आप करते हो, एक्टिंग नहीं भी करते हो, तो नाटक देखिए। उससे क्या होगा, एक अलग तरह का आपका दिमाग में एक अलग तरह की संस्कृति जाएगी, साहित्य जाएगा, संगीत जाएगा, रंग जाएंगे, कला जाएगी, संस्कृति जाएगी। अनजाने में ही सही आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने थिएटर कर लिया, नाटक कर लिए, तो नाटक करने से आपकी शक्ति ऐसी जागृत होती है जिसमें आपके सेल्फ एनालाइज करने की पावर बढ़ जाती है। मैं एक्चुअली कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस बात का आपको जानकारी हो जाती है। 90% लोग इल्यूजन में, धोखे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन थिएटर करने से आपको अपने बारे में सही जानकारी मिलती है कि मैं किस लायक हूँ, किस काम के लिए हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ या क्या काम कर सकता हूँ। सर, आपको ये नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को पढ़ाई के नाम पर उनके दिमाग में सिर्फ सूचनाएं डाली जा रही हैं, उनको ज्ञान का जो रियल मीनिंग होती है नॉलेज की, उसका थोड़ा सा अभाव है? हाँ, तो वो रंगमंच से होगा, वो कला से होगा, वो इस तरह की सोशल बच्चों की एक्टिविटीज से होगा। क्योंकि ऐसा ही रहा तो बच्चा हमारा पढ़ तो लेगा, क्योंकि अब पढ़ना किसी को है नहीं, जो पढ़ना है वो पढ़ लेता है। लेकिन अगर हर बच्चा खेले जरूर, मैं अपने बेटों को यही बोलता हूँ, पढ़ाई तो तुम करते ही हो, जरूर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खेलो, क्योंकि स्वेटिंग होना जरूरी है, पसीना निकलना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो टॉक्सिन मल मूत्र के द्वारा जो निकलते हैं, उसके अलावा पसीने से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो आम मल मूत्र से ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि गंदगी सारी जो हमारी भरी है वो पसीने से बाहर निकलती है। तो इसलिए भी अपनी क्लीनिंग के लिए, अपनी शुद्धता के लिए योग प्राणायाम तो सब करना ही चाहिए, लेकिन पसीना जरूर बहाना, उससे रोग नहीं होंगे आपको। तो हर बच्चा अगर 1 घंटा भी खेलेगा तो वो पढ़ भी अच्छा लेगा, क्योंकि उसका ब्रेन और शार्प और तेज हो जाएगा। जाने से पहले, इस शो को एंड करने से पहले, आप पिथौरागढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पिथौरागढ़ के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, दिल से सोचिए। जिंदगी केमिस्ट्री की तरह E = mc² है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका ब्रेन काम करेगा, वैसी चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा, वैसे ही आप काम करोगे, वैसे ही आप फल पाओगे। तो जितना अच्छा आप सोच सकते हो, जितना अच्छा आप कर सकते हो वो करिए। नेगेटिविटी का भाव आप किसी के मन में भी, किसी के प्रति मत रखिए। अगर आपने 10 साल पहले भी किसी के मन में, कई लोगों की जिंदगी इसी बात पे बर्बाद हो जाएगी है कि 10 साल पहले शादी के दिन व्हील में था इश्क, अब मैं भी बदल लूँ। ये भाव, जिसमें माताएं बहनें भी पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं, बड़े लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, युवा लोग अपना बर्बाद कर देते हैं अपना जीवन, कि उसने मुझे ऐसे बोला मैं लूंगा। अरे इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ, इतना 84 लाख योनि के बाद आप आए हो, आप इन क्लॉट्स में, इन झगड़ों में क्यों फंस रहे हो? इससे मुक्ति पाओ, सबको माफ करो, सबके लिए प्रार्थना करो, और जो चाहते हो आप कर सकते हो। उसके पीछे आपका भाव पवित्र होना चाहिए, आपके मन में वो सच्चाई होना चाहिए। जब वो भाव आएगा फिर आप उसकी तैयारी करोगे, तो उसकी तैयारी जो ट्रेनिंग के बल पर, जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे इंसान और अच्छे कलाकार और अच्छे उद्योगपति और अच्छे नेता और अच्छे ऑफिसर भी बनाए जा सकते हैं। अंत में मैं अपन पिथौरागढ़ वाला यही पूछूं कि पिथौरागढ़िया सपन है बढ़िया। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी आपके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पिथौरागढ़ के पूरे उत्तराखंड के हर युवा को शुभकामनाएं।
आप जैसे लोग जिस तरह से अब नए यूट्यूब के माध्यम से, दूसरे चैनलों के माध्यम से आप लोग हाईटेक हो रहे हो, तो आप लोगों से भी हम अच्छा टेक्नीशियन बनने की उम्मीद रखते हैं, अच्छा एंकर बनने की उम्मीद रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। आप दोनों का अभिनंदन इस शो में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज से 32 वर्ष पहले जब हेमंत जी घर छोड़कर गए थे, शायद भटौला देने गए थे, और जाने से पहले वो आपकी आंखों में देखकर ये कह के गए थे कि अब नहीं वापस आऊंगा। जी जी, तो उस वक्त को आप कैसे याद करती हैं? हर समय याद आता है। कहा वीजा को देती है, मेरा बेटा पूरे हो गए हैं और मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली को। दीदी के लिए भटोला देती है तो रख देना, मैं चली जाऊँगा। हाँ, सुबह ही करके कल 7 बजे का 6 बजे पेपर दे के आया था। बस इंटर का चले गया, फिर चले गया। उस समय क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन ये समय भी आपको देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा सम्मान उन्हें यहाँ पर गाँव में मिलेगा? नहीं रे, कहाँ सोचते क्या खाएगा क्या करेगा। फूड पार्लरों में रहा वहाँ दिल्ली में, और ट्रेनिंग भी करी, पैसे भी कमाए। और एक खिचड़ी वहाँ लोग कहते थे मेरे से, अम्मा क्या खाता है आपका हेमंत? खिचड़ी, दाल भी उसी में, चावल भी उसी में, सब्जी भी उसी में डाल देता है। ऐसा करने लगा। मैं देखा, मैंने कहा कि ये घर आया हुई हूँ मैंने कहा मैंने दिल्ली नहीं देखी। चलो गई, जब मैं कल जा रहा हूँ, होली में आया था। मैंने कहा चल फिर। मेरी गाय थी, मैंने ईसा को बुलाया, हमने गाय को हार लगा दो देना। मैं चली गई, 22 दिन में आई। फिर इसकी दीदी भी थी वहाँ, और फिर उसने उम्मीद रखा इसके यहाँ भी दीदी ईसा करती दिन भर वहाँ। मेरा तो परिवार है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हेमंत पांडे जी को उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और इस गांव को, इस अवार्ड को आपके जरिए उन्होंने अपने गांव को समर्पित किया है। तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह सपने में भी नहीं सोचता था कि मेरा पुत्र यहाँ तक पहुँचेगा। साथ साथ ही मुझे वो आंतरिक आनंद आ रहा है जिसका वर्णन में भाव नहीं प्रकट हूँ। जैसे कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकता हूँ। ये तो बहुत ही मतलब खुशी का पल है, बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक, एक गौरवशाली पल है एक माता पिता के लिए। तो उस टाइम पे क्या आपको लगता था कि हेमंत पांडे जी इस मुकाम तक पहुंचेंगे या जीवन में इतने आगे बढ़ेंगे? इनकी एक्टिविटीज को देख करके ये मुझे पता चलता कि ये लड़का जरूर किसी दिन कुछ ऐसे काम करेगा, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा ऐसा काम करता था बचपन से, जिसको मैं गांव का बच्चा और निर्भीक, बिल्कुल कहीं जाए तो कोई डर नहीं, परवाह नहीं। और ज्यादातर ये खेल कूद और इन्हीं चीजों में ज्यादा बचपन में मेरी सांठ घाट और माला लेकर के चला जाता था स्कूल को। वह चीज मुझे याद आती है कि अब मुझे तब पता चला कि यह बच्चा किसी दिन कुछ करेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब पहली बार आपने हेमंत पांडे जी को टीवी स्क्रीन पर देखा, टीवी के पर्दे पर देखा, तो वह पल एक माँ के लिए कैसा था? आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ तक पहुँच गया जी। कितनी बड़ी बात हुई देखता हूँ को, अपने इष्ट को, अपने घर को, इस घर को बहुत प्रिय है। तो आज हम शायद उसी पैतृक घर पर उनके रह रहे हैं जहाँ हेमंत पांडे जी का जन्म हुआ था, और ये है उनके माता पिता। नामकरण हुआ उसका। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उसी घर पे बैठकर उनके माता पिता का साक्षात्कार ले रहे हैं जिस घर में हेमंत पांडे जी का जन्म हुआ था। धन्यवाद आप दोनों। जितना प्यार अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को दिया है उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ। अपना प्यार और सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव अगर है तो उन्हें साझा करना ना भूलिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आइडल टॉक विद दीप्ति।